Hello students, this video is part 2 of the chapter Force and Pressure. So let's start the topic Exploring Forces. Exploring Forces, let us try to learn more about forces. इसमें हम पढ़ेंगे कि forces कैसे अप्लाई होती है और forces के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. जैसे कि आपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा कि फोर्स क्या होती है, फोर्सेस कैसे अप्लाई होती है, कैसे उसे डिफाइन किया जाता है. So in this video we will study something more, okay, about this topic. So here is activity 11.2. In this activity what you have to do, you have to take a table or a box which you can move only by pushing hard, like this table, which is seems to be very heavy. So you have to push it, okay. Try to push it all by yourself. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसी एक टेबल लेंगे और उसे पुश करने का ट्राई करेंगे. तो अगर आप इसको पुश कर पा रहे हो अकेले तो इट विल गुड, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड और एनी अदर फैमिली मेम्बर. आप किसी की हेल्प ले सकते हैं इसे पुश करने के लिए. तो जब आपने हेल्प ली इसे पुश करने के लिए, तो क्या अब आप इसे ईजिली पुश कर पा रहे हो? ऑफ कोर्स अब आप इसको ईजिली पुश कर पा रहे हो, क्योंकि अब क्या हो रहा है, पहले आप सिर्फ अपने आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे इसे मूव करने के लिए, लेकिन जब आपने किसी और की हेल्प ली इसको मूव करने के लिए तो डबल फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई हुई है, दो फोर्स अप्लाई हुई है. तो इस वजह से जो टेबल है वो इजीली मूव हो गई होगी. क्लियर? अब आपको क्या करना है, आपको टेबल को मूव करना है सेम डायरेक्शन में एज इट इज़ गिवन इन फिगर 11.4. इसमें क्या हो रहा है कि ये जो दो बॉयज़ आपको दिख रहे हैं ये दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टेबल को मूव करने के लिए, है ना. तो जब दोनों बॉयज़ टेबल को एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टेबल मूव हो जाएगी इजीली. नेक्स्ट केस में क्या है, इसमें आपको और आपके फ्रेंड को दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्सेस अप्लाई करनी है टेबल पे. तो जब आप दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे टेबल पे, क्लियर, तो क्या होगा, टेबल मूव हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. यहाँ पे दो केसेस होंगे, ठीक है. तो टेबल मूव अगर हो रही है तो जो पर्सन ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा उस तरफ से टेबल मूव होगी दूसरी डायरेक्शन में. क्लियर? तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि किस इंसान ने ज़्यादा फोर्स यहाँ पे अप्लाई की है. और अगर यहाँ पे दोनों पीपल इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो टेबल है वो मूव नहीं होगी, क्योंकि जो नेट फोर्स अप्लाई होगा यहाँ पे वो ज़ीरो होगा. क्लियर? तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई होती है तो क्या होता है, जो नेट फोर्स लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो ज़ीरो हो जाएगा. इसे हम और अच्छे से समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स लेके. तो आपने टग ऑफ वॉर गेम देखा भी होगा, खेला भी होगा. इस गेम में क्या होता है, दो टीम्स होती है और एक रोप होती है ना, जैसे कि आप देख सकते हो इस फिगर में, फिगर 11.5 में. तो यहाँ पे चिल्ड्रन की दो टीम्स हैं और इन्होंने रोप ली हुई है और ये क्या कर रहे हैं, रोप को अपनी तरफ को इसमें क्या करना होता है, पुल करना होता है ना. तो जो टीम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी वो क्या करेगी, वो रोप को अपनी तरफ खींच लेगी, है ना, और क्या होगा, विन हो जाएगी. तो इस गेम से भी हमें क्या पता चलता है कि जो लोग ज़्यादा फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ज़्यादा अपनी तरफ को पुल करेंगे रोप को, तो वो विन करेंगे. इट मीन्स कि फोर्स उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है. क्लियर? तो जो टीम जितना हार्डर पुल करेगी रोप को उतना ही लार्जर फोर्स अप्लाई होगा और वो टीम फाइनली विन हो जाएगी. क्लियर? तो जो फोर्सेस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अगर वो सेम डायरेक्शन में लग रही है तो वो क्या हो जाएंगी, तब वो ऐड हो जाएंगी, है ना. फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऐड टू वन अनदर. तो जैसा कि आपने फिगर 11.4 के ए पार्ट में देखा था कि ये जो दोनों चिल्ड्रन है ये क्या कर रहे हैं, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में,
ठीक है, तो ऐड होने की वजह से क्या हो गया था, फोर्स ज़्यादा अप्लाई हुई थी, है ना। और अगर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्सेस अप्लाई हो रही है, तो जो नेट फोर्स, जो रिजल्टिंग फोर्स उसमें लगेगा, वो क्या होगा, वो डिफरेंस होगा दोनों फोर्सेस का। इट मीन्स जो नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि टग ऑफ वॉर में अगर दोनों टीम्स इक्वल फोर्स लगाती है तो क्या होता है, तो रोप किसी भी तरफ को मूव नहीं होती है, वो स्टेशनरी हो जाती है। इट मीन्स जो नेट फोर्स वहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो ज़ीरो है। क्लियर। तो हमने क्या पढ़ा, दैट फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर। फोर्स दो तरह की हो सकती है, लार्जर भी हो सकती है और स्मॉलर भी हो सकती है। अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो हम उसे लार्जर फोर्स कहेंगे, और अगर हम कम फोर्स लगा रहे हैं सो दैट विल बी स्मॉलर फोर्स। क्लियर। और क्या हो सकती है, जो फोर्स होती है वो इक्वल भी हो सकती है। अगर दो पर्सन इक्वली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो इक्वल कहलाएगी। फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है उसे हम यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड से। इट मीन्स कि कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है उसे हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। क्लियर। और क्या होता है, फोर्स की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है जिसमें हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो if the direction or the magnitude of the applied forces changes, its effects also changes। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही जो हम फोर्स में अप्लाई कर रहे हैं वो चेंज हो जाता है तो उसके इफेक्ट भी चेंज हो जाएंगे। क्लियर। तो इन जनरल मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। जनरली क्या होता है कि एक से ज़्यादा फोर्सेस भी एक्ट मतलब अप्लाई हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट में। हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। और उस पर जो इफेक्ट होगा ऑब्जेक्ट पे वो क्या हो सकता है, नेट फोर्स। क्लियर। नेक्स्ट इज अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है स्टेट ऑफ मोशन को। इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। एक्टिविटी 11.3। इसमें आपको क्या करना है, एक रबर बॉल लेनी है और उसे प्लेस करना है किसी भी सरफेस पे, लाइक टेबल टॉप पे। क्लियर। उसके बाद आपको उसे जेंटली पुश करना है सरफेस पे, और उसके बाद आपने देखना है कि डज द बॉल बिगिन टू मूव। जैसे ही आप बॉल को पुश करेंगे तो ऑब्वियसली जो बॉल है वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगी, मूव करेगी वो, है ना। तो जैसे ही बॉल मूव करेगी, मूव होने के बाद बॉल वापस से आएगी, आप उसको दोबारा से टच करेंगे तो क्या होगा, आपका जो हैंड है वो क्या कर रहा है, वो बॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इस वजह से जो स्पीड होगी बॉल की वो इंक्रीज हो जाएगी और उसकी जो स्टेट है मोशन की वो भी चेंज हो जाएगी। स्टार्टिंग में क्या था, बॉल जो थी वो रेस्ट पोजीशन में थी। जैसे ही आपने अपने हैंड से उसे पुश किया, इट मीन्स आपने फोर्स अप्लाई किया बॉल पे, है ना। तो आप जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो बॉल होगी वो मूव करने लगेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्टेट है वो चेंज हुई है, रेस्ट से मोशन में आई है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो फोर्स है वो क्या करती है, स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज करती है। क्लियर। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, लाइक वाइल टेकिंग अ पेनल्टी किक इन फुटबॉल द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल। पेनल्टी किक में क्या होता है कि जो प्लेयर होता है वो फोर्स अप्लाई करता है बॉल पे, है ना। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज एट रेस्ट। तो हिट होने से पहले जो बॉल थी वो रेस्ट पे थी, और हिट होने के बाद में क्या होगा, बॉल जो है वो मोशन में आ जाएगी। तो जब बॉल रेस्ट में थी तो उसकी स्पीड क्या थी, ज़ीरो थी, और जैसे ही उसने फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ, बॉल मूव करने लगी टुवर्ड्स द गोल। तो इसी तरह से जो गोल कीपर है, गोल कीपर का क्या काम होता है, बॉल को रोकना, जंप करके बॉल को रोकना और गोल होने से बचाना। तो जैसे गोल कीपर जंप करेगा तो क्या करेगा, बॉल को रोक देगा। इट मीन्स जो बॉल पहले मोशन में थी अब वो रेस्ट में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई करने से बॉल को जो पहले रेस्ट में थी वो मोशन में आ रही है, फिर गोलकीपर ने बॉल को पकड़ा तो वो फिर से रेस्ट में आ गई। इट मीन्स हम जितनी बार फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी बार ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मोशन में चेंज आएगा। क्लियर। So I hope the topic is clear to you students. Next we will study in our
later classes. Thank you.